Students, in this video we are going to study the second chapter of NCERT Geography Class 8 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सॉइल कॉन्जर्वेशन। और सॉइल कॉन्जर्वेशन के कुछ जो कॉमन मेथड्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सॉइल कॉन्जर्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स में जो पहला मेथड है यहाँ पर वो है मल्चिंग। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग का सिंपल मीनिंग होता है कवरिंग द सॉइल विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी जो एग्रीकल्चरल फील्ड में बेयर लैंड होता है, यानी जहाँ पर पौधे के अलावे जो खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। और जिस मटेरियल से हम लोग कवर करते हैं उसको मल्च बोला जाता है। मल्च के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में आपको ये क्रॉप रेसिड्यू जैसे लीव्स हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इन सब का यूज़ किया जाता है। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे प्लास्टिक शीट का यूज़ आजकल कॉमनली किया जा रहा है मल्चिंग में। और ये प्रक्रिया जो है, ये जो प्रैक्टिस है, काफ़ी वाइडली प्रैक्टिस एग्रीकल्चरल टेक्निक है आज के समय में। और बस खास करके ड्राई रीजन में, यानी जो सूखा इलाका है या सेमी ड्राई रीजन है, वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और मल्चिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो ये वाटर इवेपोरेशन है सॉइल से, उसको क्या करना, कम करना। इससे क्या होती है, ये सॉइल मॉइस्चर जो है फील्ड का यानी खेत का, वो रिटेन रहता है, बना हुआ रहता है। रन ऑफ कंट्रोल, यानी पानी का बहाव भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये इनफिल्ट्रेशन जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो जाती है। और मल्चिंग में यदि हम ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जैसे स्ट्रॉ वगैरह का, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो इससे एक फ़ायदा ये भी है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ जाता है ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करने पर मल्च के रूप में। और साथ ही एक फ़ायदा और मल्चिंग का ये भी है कि इससे आसानी से वीड कंट्रोल हो जाता है। यानी जब हम बेयर लैंड को, खाली जगह को क्या करते हैं, मल्च से ढक देते हैं, तो वहाँ पर वीड का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है, उतनी तेज़ी से नहीं हो पाता है। तो वीड कंट्रोल में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मल्चिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंटूर बैरियर्स का, या इसको कंटूर स्ट्रिप्स वो भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंटूर बैरियर्स का यूज़ हम लोग, बैरियर्स का मतलब होता है अवरोधक यानी दीवार, और इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है कंटूर। कंटूर क्या होता है, बेसिकली कंटूर लाइन हम लोग मैप पर ड्रॉ करते हैं जो कि अर्थ सरफेस के इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ता है। यानी कंटूर लाइन जो है, जो इक्वल हाइट्स वाले पॉइंट हैं उनको कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है। तो इसी से बना है कंटूर बैरियर्स। यानी ये एक अवरोधक है, लेकिन इसको जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, यानी इसको जो बनाया जाता है वो कंटूर लाइन के पैरेलल बनाया जाता है। इस कारण से इसका नाम कंटूर बैरियर्स है, या कंटूर बैरियर्स इसको बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में लोग स्टोन, ग्रास या मड, सॉइल आदि का यूज़ करके जो है कंटूर लाइंस के अलोंग बैरियर बना देते हैं। और उसके सामने, यानी
ऊपरी साइड में एक जो है ट्रेंच यानी एक खाई बना दी जाती है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि स्लोपी रीजन में जो रन ऑफ काफ़ी तेज़ी से होता है वो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, यानी रन ऑफ से वहाँ बच जाते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन वगैरह का खतरा बहुत ही कम हो जाता है रन ऑफ के स्लो डाउन होने से। तो ये, और ट्रेंच में वाटर भी कलेक्ट हो जाता है, इससे हमें इरिगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। तो ये सेकंड मेथड था कंटूर बैरियर्स का। चलिए थर्ड मेथड जान लेते हैं। बहुत ही कॉमन मेथड है ये, रॉक डैम। यानी रॉक डैम का यूज़ खास करके फ्लड प्रोन रीजन में, यानी जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है और वाटर काफ़ी तेज़ी से जहाँ पर ये फ्लो होता है, उन रीजन्स में क्या करते हैं, रॉक्स का या स्टोन का यूज़ करके या बैग्ड सैंड का यूज़ करके बैगों में यानी बोरी में बालू भरकर या ग्रेवल वगैरह से क्या करते हैं कि एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है उसका वेलोसिटी काफ़ी घट जाता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि गलीज नहीं बनती और सॉइल इरोजन का खतरा घटता है। गलीज क्या होता है? गलीज का मतलब होता है डीप डिच या कट इन द अर्थ सरफेस बाय रनिंग वाटर, यानी जब जो पानी का ड्रेनेज वे होता है जिससे होकर पानी बहती है और उसका स्पीड जब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या ये वाटर क्या करते हैं कि वहाँ पर डिच क्रिएट कर देते हैं, यानी वहाँ से मिट्टी को इरोड करके दूर ले जाते हैं, जिससे गलीज का फॉर्मेशन होता है। तो रॉक डैम से एक फ़ायदा ये भी है कि गलीज के प्रिवेंशन में हमें मदद मिल जाती है, यानी जब हम वाटर के ड्रेनेज वे में क्या कर दें, रॉक डैम क्रिएट कर दें, यानी रॉक, स्टोन, बैग्ड सैंड या ग्रेवल का यूज़ करके वाटर के फ्लो को कम कर दें, तो गलीज का फॉर्मेशन नहीं होगा और साथ ही साथ सॉइल इरोजन का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो ये सॉइल कंजर्वेशन मेथड है वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग भी माउंटेनस या हिली रीजन्स में जहाँ की स्टीप स्लोप्स होता है उस रीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें ये होता है कि माउंटेन या हिल्स के स्टीप स्लोप को कट करके फ्लैट स्टेप्स, जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह से फ्लैट स्टेप्स या टेरेस बोल सकते हैं, उसका निर्माण किया जाता है, यानी उस आकार का शेप दे दिया जाता है किसको, स्टीप स्लोप्स को। और इससे जिससे क्या होता है कि ये फ्लैट सरफेस पर एग्रीकल्चर आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक है, खास करके हिली या माउंटेनस रीजन में, जहाँ पर कि स्लोप्स पर खेती कर पाना, माउंटेन स्लोप पर खेती कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पर स्टीप स्लोप्स को कट करके फ्लैट स्टेप्स या टेरेस का शेप दे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेरेस फार्मिंग भी समझ गए होंगे। टेरेस फार्मिंग से फ़ायदा ये होता है कि ये फ्लैट सरफेस पर जो है रन ऑफ घट जाता है, यानी पानी का बहाव जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होता है वो रुक जाता है। इस कारण से माउंटेनस रीजन में या स्लोपी रीजन में सॉइल इरोजन का भी खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। चलिए फिफ्थ टेक्निक की या फिफ्थ मेथड की बात कर लेते हैं, वो है इंटरक्रॉपिंग। काफ़ी ये भी वाइडली प्रैक्टिस्ड एक एग्रीकल्चरल टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में बो देते हैं एक ही खेत में, यानी बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स को एक ही खेत में हम लोग लगा देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए हर एक क्रॉप का जो हार्वेस्ट पीरियड होता है, यानी जो तैयार होने का समय होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसमें जब एक फसल को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं खेतों से, तो दूसरी फसल खेत में लगी हुई रहती है, और फिर हार्वेस्ट किए गए जो क्रॉप है उसकी जगह पे हम कोई और क्रॉप लगा देते हैं। इससे ये होता है कि फील्ड सालों भर इंगेज रहता है, और ऐसा इंगेज रहने से, खेत के इंगेज रहने से जो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा रेन वॉश से
प्रोटेक्शन मिल जाता है, एयर से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि एयर से भी जो अपर लेयर है अब वो ये इरोजन का खतरा रहता है। तो ये फ़ायदा है इसमें इंटरक्रॉपिंग में। इंटरक्रॉपिंग को और भी हम लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोलते हैं हम लोग, पॉलीकल्चर भी बोलते हैं, को कल्टीवेशन भी बोलते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ये याद रखना है कि सेम फील्ड में सेम टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज़ में अलग अलग क्यारियों में लगा देते हैं, जिससे खेत क्या होता है, फील्ड सालों भर इंगेज रहता है। एक यदि हम क्रॉप हार्वेस्ट भी कर लेते हैं तो दूसरी क्रॉप खेत में लगी हुई रहती है। तो ये फ़ायदा है इससे कि इससे रेन वॉश का खतरा कम हो जाता है। एक और मिलता जुलता नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग, तो इसको भी याद रखिए। मल्टीपल क्रॉपिंग अलग चीज़ है, इंटर क्रॉपिंग से बिल्कुल अलग है। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक ही फील्ड में एक ग्रोइंग सीजन में, यानी एक साल में एक खेत से हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा फसल, जैसे वीट लिया, वीट क्रॉपिंग के बाद हमने उसमें पैडी लगा दिया, तो ये इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को जब हम एक ही खेत से अलग अलग टाइम में, ये ध्यान रखिएगा, साल के अलग अलग टाइम में, तो ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही साथ हम एक से ज़्यादा, लेकिन ऐसा मल्टीपल क्रॉपिंग में नहीं होता है। हाँ, मल्टीपल क्रॉपिंग में ये होता है कि हम लोग एक ही ग्रोइंग सीजन में या किसी पर्टिकुलर ईयर में हम लोग एक ही खेत से जो है अलग अलग टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाते हैं, तो वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। और एक और नाम है इससे ही मिलता जुलता, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग भी अलग चीज़ है। मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग द लाइव स्टॉक। यानी मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जब हम खेतों में फसल उगाने के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी रेज करते हैं, अर्थात पशुपालन भी करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये कहलाती है मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो ये कंजर्वेशनल मेथड है, सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है, वो है कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग का तो जानते ही हैं आप लोग, टिलिंग यानी खेतों की जुताई, जो कि हम लोग प्लो के हेल्प से करते हैं। तो लेकिन ये काम जो है स्लोपी रीजन्स में इतना आसान नहीं होता है। जो माउंटेनस और हिली रीजन्स होता है वहाँ पर जो प्लोइंग की जाती है, वो जो हमने अभी कंटूर लाइंस बताई, कंटूर लाइंस के पैरेलल की जाती है। और जब कंटूर लाइंस यानी सेम हाइट को मिलाने वाली लाइंस के पैरेलल जब हम लोग खेत की जुताई करते हैं या टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो वो जो टिलिंग के समय एक उभरा हुआ एरिया बनता है, वो एक नेचुरल बैरियर का काम करता है फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। यानी वाटर को तेज़ी से नीचे फ्लो नहीं होने देता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंटूर प्लोइंग। यानी कंटूर लाइंस के अलोंग या उसके पैरेलल जो हम लोग प्लोइंग करते हैं, खास करके हिल स्लोप पर या माउंटेन के स्लोप पर, तो वो कहलाता है कंटूर प्लोइंग। चलिए, एक और यहाँ पर कंजर्वेशन का मेथड दिया गया है, वो है शेल्टर बेल्ट्स। इसको भी देख लेते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेल्टर बेल्ट की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो कोस्टल और ड्राई रीजन्स में। कोस्टल और ड्राई रीजन्स में क्या होता है कि काफ़ी तेज़ हवाएं लगभग सालों भर चलती रहती हैं, और यहाँ पर ये विंड स्पीड ज़्यादा होने के कारण सॉइल इरोजन का ज़्यादा खतरा होता है, और साथ ही साथ विंड से फसलों को भी हानि होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि खेतों के किनारे में, यानी जो फेंस लाइन होता है, खेतों के चारों तरफ हम लोग जो लंबे पौधे होते हैं, जो कि ज़्यादा फैले हुए नहीं रहते हैं, काफ़ी हाइट तक जाते हैं, और पतले पौधे जो होते हैं उसको हम लोग प्लांट कर देते हैं फेंस लाइन के अलोंग। और इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो जब विंड स्पीड तेज़ होती है तो ये विंड स्पीड को रिड्यूस कर देता है ये प्लांट,
और दूसरा कि जो ठंडी हवाएं हैं या तेज़ हवाएं हैं उससे जो हमने क्रॉप्स लगाया है उस फील्ड में तो उसका भी प्रोटेक्शन हो जाता है इससे। और साथ ही साथ एयर के कारण सॉइल कवर का भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावना रहती है, यानी सॉइल कवर जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है ये शेल्टर बेल्ट्स क्रिएट करने से, लगाने से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर